हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री की चैप्टर 2 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षमेंद्र की रचना जो है ये आपका है बृहद कथा मंजरी। ठीक है, बृहद कथा मंजरी जो है ये आपका क्षमेंद्र की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है यह आपका मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? ठीक है, तो यह आपका समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को महापिलुपति कहते थे। ठीक है, महापिलुपति कहते थे गुप्त काल में हस्ती सेना को, हस्ती सेना के प्रधान को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महापिलुपति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी। तो महिला संत थी इनमें से सभी मीरा, अंडाल, कराईकल, ये सभी क्या थे? ये सभी महिला संत थी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत करने वाला था अशोक। ठीक है, अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। ठीक है, तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है आपका नेपोलियन से किया जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन कहा जाता है। भारत की नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है यूरोपीय शासक से, यूरोपीय शासक जो नेपोलियन था उससे किया गया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से किया जाता है, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ था। ठीक है, श्रवणबेलगोला में हुआ था आपका चंद्रगुप्त की मृत्यु। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये आपका जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था आपका बृहदर्थ। ठीक है, बृहदर्थ था आपका मौर्य वंश का अंतिम राजा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बृहदर्थ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान यह था आपका पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष था मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पन्याध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो
तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी मौर्य वंश की राजधानी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो थी यह आपका उड़ीसा में स्थित था। ठीक है, कहाँ स्थित था? उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में यह आपका राजकीय कर संग्रह अधिकारी आपका क्या था? आपका समाहर्ता था। ठीक है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? आपका राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? तो यह था आपका भूमिदान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक जो थे ये आपका बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाला कौन था? अशोक था। तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा था? तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए सिंघल द्वीप भेजा था। ठीक है, सिंघल द्वीप भेजा था। कौन? अशोक ने। किसको भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। कौन? अशोक। कहाँ भेजा था? सिंघल द्वीप में भेजा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो थे ये आपका मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था ये आपका मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? तो अशोक ने उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजगृह की नगर वधु का नाम था? तो राजगृह की नगर वधु का नाम था सालवती। ठीक है, क्या नाम था? सालवती था नाम राजगृह की नगर वधु का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सालवती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो यह लिखने वाला था आपका कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य। यही कौटिल्य थे अर्थशास्त्र के लेखक और इन्होंने लिखा था वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। ठीक है, तो यह किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। प्रश्न यहाँ से एक और बनता है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो कौटिल्य था। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी आपका तोशाली। ठीक है, कहाँ थी? तोशाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी तोशाली थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तोशाली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? आर्यभट्ट जो था यह आपका पटना के निवासी था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को कहा जाता था आपका लौहयोगिन नगर। ठीक है, लौहयोगिन नगर कहा जाता था द्वितीय नगरीकरण के नगरों को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लौहयोगिन नगर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख था यह आपका बोजाकोई का अभिलेख। ठीक है, बोजाकोई का अभिलेख भारत की सबसे प्राचीनतम अभिलेख था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोजाकोई का अभिलेख। ठीक है, बोजाकोई का अभिलेख जो था भारत की प्राचीनतम अभिलेख था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोजाकोई का अभिलेख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में
पाटलिपुत्र आया था। तो मेगास्थनीज जो था ये आपका सेल्यूकस ठीक है, सेल्यूकस के शासनकाल में, ठीक है, सेल्यूकस याद रखिएगा। मेगास्थनी जो है ना यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में क्या आया था, आपका पाटलिपुत्र आया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा, प्रश्न कहता था कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, तो सेल्यूकस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में किया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था, तो चीनी यात्री फाहियान जो था ये आपका विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज जो था ये आपका चंद्रगुप्त के शासनकाल में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था आपका मेगास्थनीज, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो एरन अभिलेख में, याद रखिएगा एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस काल का वर्णन है, ठीक है। कादम्बरी का लेखक कौन है, बाणभट्ट है, ठीक है। कादम्बरी नामक पुस्तक कौन लिखा था, बाणभट्ट लिखा था, याद रखिएगा। तो कादम्बरी की रचनाकार कौन है, बाणभट्ट है। और कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है, तो ये आपका है हर्षवर्धन का, ठीक है। हर्षवर्धन के जीवन काल का वर्णन आपका कादम्बरी में है, ठीक है। और कादम्बरी कौन लिखा था, बाणभट्ट लिखा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है। तो बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो गुप्त संवत जो है ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। गुप्त संवत का शुरुआत किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और 319 से 20 ईस्वी के बीच यह शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो पंचतंत्र की रचनाकार यह था आपका विष्णु शर्मा, ठीक है। पंचतंत्र की रचना किसने किया था, विष्णु शर्मा ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यह था आपका कुमारगुप्त, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, पूछेगा प्रश्न। कुमारगुप्त था नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये आपका गुप्त काल जो था ना, भारतीय इतिहास का गुप्त काल जो है आपका स्वर्ण काल कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो अर्थशास्त्र में 10 प्रकार के विवाहों का उल्लेख, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था अर्थशास्त्र की रचना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो ह्वेनसांग जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कहता है किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो ये आपका समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्ठी लिपि, ठीक है।
उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग, तो अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि का। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दिया हुआ, कहता है अशोक के कुल कितने अभिलेखों अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो है ना अभी तक के 44 अभिलेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 44। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? तो ये हुआ था आपका श्रीलंका में। ठीक है, तो अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ हुआ था? तो ये आपका श्रीलंका में हुआ था। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म का प्रचलित जो है ना सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था आपका बौद्ध धर्म कहाँ? अशोक का श्रीलंका में हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। यानी श्रीलंका में अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार चलाया गया था, ये सबसे ज़्यादा श्रीलंका में इस धर्म का क्या हुआ था? सबसे अधिक प्रचलित हुआ था यह धर्म, बौद्ध धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो जीवक ने वैद्य की शिक्षा जो है यह आपका तक्षशिला से प्राप्त किया था। ठीक है, तक्षशिला जो है था ना, ये विश्वविद्यालय था, तो वहीं से जीवक ने वैद्य की शिक्षा प्राप्त की थी, तक्षशिला से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक राजगृह का रहने वाला था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो यह आपका वैद्य के रूप में। ठीक है, वैद्य के रूप में ख्याति था आपका कौन? जीवक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो अंग जो है ये आपका भागलपुर में है। ठीक है, अंगराज जो है आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध था आपका हर्यक वंश से। ठीक है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से था। याद रखिएगा इस बात को, हर्यक वंश से संबंध था बिंबिसार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का संबंध था यह था आपका बृहदर्थ वंश से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बृहदर्थ वंश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो तक्षशिला आपका गांधार राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह आपका चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो धर्म विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13वें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी आपका राजगिरी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजगिरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मगध का प्राचीनतम राजवंश जो था ये आपका था हर्यक वंश। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदयन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? ऑप्शन दो तरह से बन रहा है यहाँ पर कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो यह आपका है गंगा
सोन, पुनपुन इन सभी के संगम पर किया था आपका पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन? उदयाई ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के संगम पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रथमुशल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो यह था जनपद आपका मगध जनपद में। ठीक है, मगध जनपद में रथमुशल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध जनपद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ताम्र लिपित बंदरगाह अवस्थित था? तो ताम्र लिपित बंदरगाह अवस्थित था यह आपका बंगाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक यह है आपका हरिसेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय यह स्थित था आपका मगध में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी आपका चांदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी आपका ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध आपका समुद्रगुप्त से है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो यह करवाने वाला था आपका रुद्रदमन ने। ठीक है, रुद्रदमन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी अपने स्वयं के खर्चे से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका का लेखक यह आपका है मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। तो दोस्तों इस तरह से जितने भी चैप्टर 2 में क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 में जितने भी प्रश्न दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो सभी प्रश्न आपका आज हम समाप्त किए। और ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से लिया गया था प्रश्न था। ठीक है, तो अगले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।